बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त ना देने भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने एजेंडे की कॉपीज़ फाड़ दी और उन्होंने अपना एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड करवाया। पिछले दिनों ऐवान बाला के अंदर भी हमें ये मंजर देखने को मिला कि जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर की तामील ना हो सकी और इस ज़मीन के अंदर बाकायदा तौर पे जो रेट थी चेयरमैन सेनेट की उसको बहाल करने के हवाले से बातें होती रहीं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में कि पिछले दिनों के अंदर जो 190 मिलियन केस का फैसला आया, तीसरा दौर चला और उसके बाद की जो सूरत हाल थी और एक एलामिया हुकूमत की तरफ से जारी किया गया मुज़ाकराती दौर का, तो वो यूँ लगा कि जैसे फुल स्टॉप लग गया। और उसके बाद की जो गुफ्तगू मुख्तलिफ लोगों की ज़बानी सुनने को मिली, उससे बादियुन नज़र में ये तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसे मुतालिबात हुकूमत के सामने रख चुकी है जो हुकूमत के लिए कबूल करना या उसकी तामील करना जो है वो मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता। अब आके सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कह दिया कि 28 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के साथ चौथा राउंड होगा। इब्तदाई तौर पर यह मालूम पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह हिदायत जारी की गई हैं कि अगर कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता तो चौथे राउंड के अंदर शिरकत नहीं की जाएगी। फिर बाद में यह भी सुनने को मिलता है कि शिरकत हो भी सकती है। देखा यह जाएगा कि हुकूमत की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो गुफ्तगू की थी और उस लाइटर नोट के अंदर की गई गुफ्तगू को बाकायदा तौर पे जवाबी ख़त में एक शहादत के तौर पे शामिल करने की बातें हो रही हैं कि उनकी तरफ से जो कहा गया कि चलें हमारे लोग अगर बीच में थे भी तो उनको इतनी सज़ाएं बनती थीं, क्या उनके अमाल ये थे, क्या उनका कैरेक्टर ये था, तो उन सारी चीज़ों को शक्ल दी गई है तहरीर की जवाब के तौर के ऊपर। तो इसके ऊपर भी बड़ी चीज़ें इस सारे मंजरनामे पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो गुफ्तगू सबसे पहले सुनवाते हैं 190 मिलियन का जो केस है उसके ऊपर अता तारड़ साहब, अली ज़फ़र साहब और हुमायूं अहमद साहब का क्या कहना है वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। ट्रस्ट बनाना मियाँ बीवी दोनों का, और ट्रस्ट में ज़मीन भी लेना, करोड़ों रुपया भी लेना, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन और रिश्वत का केस है। ये दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में लिया जाएगा। मजहब का सहारा मत लें, आप अपनी करप्शन का, अपनी रिश्वत का जवाब दें और मजहब के पीछे छुप के आप अपने घिनौने जुर्म छुपाने की कोशिश मत करें। वो न चाय भी नहीं वहाँ से पी के ये पैसा मेरा नहीं, ये तो पैसा अलकादिर ट्रस्ट का। ये है इमरान खान साहब का कैरेक्टर। बदकिस्मती से ये सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत के जरिए। अदालतों को हुकूमत ने एक मैदान जंग बनाया हुआ है। अलकादिर केस की बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? जिनकी प्रॉपर्टी थी उनका नाम है हसन नवाज। हसन नवाज कौन है, किसके बरखुरदार हैं? वो है नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार। उन्होंने ये इतनी महंगी प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? वो तब खरीदी थी जब प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। वो सही कहते हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं। उन लोगों ने ओपन किया और ये सारे शट हो गए। अब काम सिर्फ एक रह गया, उनका मुंह शट होना रह गया। ये तो 190 मिलियन के हवाले से मौक़िफ़ है जी। मुज़ाकराती अमल के हवाले से अली ज़फ़र साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की राय क्या है वो भी ज़रा जान लीजिए। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। तो सर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। मुज़ाकरात का बड़ा इमरान खान साहब ने वाज़े मुझे बताया है और हम सबको बताया है बल्कि कि अगर जो कंडीशंस 2 नहीं मानी जाएंगी तो मुज़ाकरात ख़त्म है। 2 कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी तो मुज़ाकरात ख़त्म है। और इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अगर किसी हतमी फैसले पर पहुंच चुके होते तो हमारी अगली मीटिंग्स ना होती। तो अभी अगली मीटिंग्स जो जारी हो सारी हैं। राणा साहब क्या समझते हैं ये 190 मिलियन के हवाले से जो वो इन्होंने जाना था हाई कोर्ट में, अभी तक ना जा सके और अब 1-2 दिन पहले कहा भी गया था कि शायद कल दरख्वास्त जमा करवा दी जाएगी, तो क्या लगता है उसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि 190 मिलियन, यही बात कर रहे हैं ना? जी जी, क्योंकि मुंह थक जाता है जब आप 190 मिलियन की बात करते हैं ना। मैं कह मेरा मुंह थक जाता है। मैं कौन सा 190000 बोल रहा हूँ? नहीं, आप जैसे बोलते हैं मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पैसे आपके हों। या बात यह है कि जिस केस में मैंने उस दिन भी कहा था इमरान खान को सज़ा कम हुई है इस केस में, इसलिए कि वो जुर्म नहीं किया उसने।
और भाई आज अली जफर साहब ने खुल के वो एक तफ्तीशी का बयान पढ़ के सुना दिया। आपने एक चोरी की है, चोरी का पैसा कहां जाता है? अपनी जेब में। आपकी जेब में जाता होगा, मैं बता रहा हूं चोरी का पैसा जब बरामद चोर पकड़ा जाता है तो जब्त होता है, सरकार के पास जाता है। सर आपने पकड़े जाने की बात नहीं की, आपने चोरी का पैसा पूछा तो मैंने बताया चोर की जेब में ही जाएगा ना सर। तो आप चोर तो नहीं है ना यार, आप अपने आप को हुकूमत ना समझे। आप सर मैंने जरा मुझे हुकूमत पे बात मेरी जेब में, मैंने कहा अपनी जेब में। चल तो अपनी जेब में सर वो चोर की जेब में जाएगा ना। ओके ओके। बात यह है कि अगर वो पैसा इमरान खान ने फ्रॉड किया, इमरान खान ने चोरी की है, इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान खान ने रिश्वत ली है, तो वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था। उस पैसे से मिलने वाला की प्रॉफिट जो थी वो भी हुकूमत को नहीं जानी चाहिए थी। वो पैसा सरकार के पास नहीं होना चाहिए था। वो पैसा जब्त करके जब्त किया जाता और उस पैसे को बतौर शहादत कि ये इस शख्स से बरामद हुआ है, इसने इतने पैसे रिश्वत ली या इतने पैसे इसके अकाउंट में आए, तो जनाब ये मुजरम है। इमरान खान के अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं आया। वो शख्स जिसने इस पैसे से कई गुना ज्यादा पैसा जमैमा खान से लेने से इंकार कर दिया, वो शख्स जिसने ये कह दिया कि मेरी जिंदगी के बाद मेरी तमाम जायदाद जो है वो शौकत खानम ट्रस्ट को जाएगी, जिसने ये कह दिया है कि जनाब कि मेरी जिंदगी में मेरा जितना पैसा है वो सारा कुछ जो है उस ट्रस्ट को जाएगा जहां से गरीबों का इलाज होता है। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया में फंड रेजिंग इकट्ठी कर सकता है उसका नाम इमरान खान है, जिसके नाम पर ईदी साहब के बाद अगर किसी के नाम पर इतबार किया जाता है वो इमरान खान है। तो मुझे बताएं कि वो अगर 2 नंबरी करना चाहता तो वो कर ना लेता? उसने करनी नहीं थी 2 नंबरी यार। इस केस को चैलेंज करने से पहले मैं तो समझता था कि इस केस को बनाने वाले अगर उस तफ्तीशी की रिपोर्ट को पढ़ लेते जो आज बैरिस्टर अली जफर ने पढ़ी है, तो ये किसी सूरत में इस केस को लड़ने वाला कोई वकील भी ना होता और इस केस को सुनने वाले कहते जनाब इस पे क्रॉस लगाए और जाए। मामला कुछ और है। इस मुल्क में सजा मिलती है सच बोलने की, इस मुल्क में सजा मिलती है ईमानदारी दिखाने की, इस मुल्क में सजा मिलती है किसी नई इंडस्ट्री को तामीर करने की। इस मुल्क मुझे जरा मैं आपसे पूछता हूं, कितनी यूनिवर्सिटियां इस मुल्क के अंदर ऐसी बनी हैं, हुक्मरानों ने बनाई हैं, कितने ट्रस्ट ऐसे बनाए हैं जिसमें किसी हुक्मरान का अपना 1 रुपए का भी इंटरेस्ट ना हो? मुझे 3 ट्रस्ट ऐसे दिखा दें मुझे। शौकत खाना में आप जाएं, आप जाके इतना कहें कि मैं गरीब हूं, क्राइटेरिया ना उनका, वो क्राइटेरिया अगर आप मीट करते आप हैं तो क्या उसके इलाज में और एक पैसे देने वाले के इलाज में फर्क है? वहां पे कोई नहीं। अगर आप क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं तो इलाज तो सेम है, बराबर। फिर मुझे एक बात बता दें यार, जिस शख्स ने ये कुछ नहीं किया, जिस शख्स ने वहां पर आज तक सिफारिश नहीं की, जिस शख्स ने निमल यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी जगहों पर यह साबित कर दिया है कि रिश्वत नहीं ईमानदारी से काम होता है, आप उसको सजा देंगे तो फिर क्या हो गया? फिर उसको ये कम सजा है कि इसका कसूर यह है कि इसने एक यूनिवर्सिटी बनाई, इसका कसूर यह है कि इसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, इसका कसूर यह है कि इसने निमल यूनिवर्सिटी भी बना दी, इसका कसूर यह है कि यह अपने लिए नहीं लोगों के लिए इलाज के लिए पैसे मांगता है, इसका कसूर यह है कि यह बच्चों की तालीम के लिए पैसे मांगता है, इसका कसूर यह है कि यह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने के लिए तैयार है, इसका कसूर यह है कि यह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के नाम को मजबूत करना चाहता है, इसलिए दी जाती है। ये कर देते आप ताकि सबको पता लग जाता है जरा नहीं अच्छा काम नहीं करना, करेंगे तो सजाए मौत मिलेगी, करेंगे तो सजा मिलेगी। क्या किया आपने? बोलते ही नहीं, कोई भी नहीं बोलता इस मुल्क में। आज से पहले किसी सियासतदान पर इद्दत केस हुआ? नहीं। इद्दत केस कर दिया, उस पर आके हमारे उलमा कराम भी खामोश हो गए, उस पर आकर हमारी एनजीओस भी खामोश हो गई, उस पर आकर सियासतदान भी खामोश हो गए, इद्दत केस उड़ गया।
कितने लोगों ने तोशाखाना से पैसे लिए और चीजें ली? क्या सबको आपने सफ में खड़ा किया? क्या सबको आपने लाइन में खड़ा करके कहा आओ तुम भी आके जमा कराओ? नहीं कराया गया ना। यहां पर तो कई लोग तोहफे का हार लेकर बेच के भी खा गए, नाम लिए बगैर, आपको पता है ना। यहां पर तो सैलाब ज़दगान के आए हुए पैसे खा लिए गए। इसका कसूर यह है कि इसने सबसे पहले इमरान खान ने अपने उन एमपीएस को फारग किया जिन्होंने अपना वोट वो बेचा। पाकिस्तान में किसी और ने फारग किया? कोई एक सियासी जमात बता दे। जनाब यासिर रशीद साहब, कसूर है उसका यार, क्यों सच में चलता है? कसूर है उसका, क्यों ऐसा करता है? क्यों इस पाकिस्तान के अंदर बैठकर उसने अपना हिस्सा नहीं लिया? उसको हिस्सा लेना चाहिए था जमाइमा से, उसको कहना चाहिए था हां मैं लालची हूं। उसको एक ही लालच है, वो लालच था इस मुल्क के लोग जो है ना वो खुशहाल हो जाए। वो लालच ये था कि इस कौम को एक शऊर मिल जाए। उसको लालच ये था कि पाकिस्तान के सबस पासपोर्ट की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत हो। तो बस ठीक है, वो इज्जत करवाने गया था और खुद उसके हिस्से में जो आया वो आपके सामने है। आज बैरिस्टर अली जफर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आप कह रहे हैं कि केस जुमे को लग जाएगा, केस जुमे को केस लग जाएगा, दायर हो जाएगा। उसके बाद मुंसफ को देखना होगा कि तराजू जो है उसमें इंसाफ किस तरह करना है। ये फैसला मुंसफ ने करना है, वकील ने नहीं करना। वकील तो अपने दलाइल देगा ना, दलाइल सुने तो सही, सुनकर उस पर फैसला करें ताकि लोगों को पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। और राना साहब, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें हैं, क्या चौथे राउंड में शरीक होंगे या हुकूमत एक दो दिन में फैसला कर लेगी? हुकूमत बेचारी इन्हीं जोगी है कि फैसले कर ले। हुकूमत के पल्ले क्या है, चलो मुझे बता दें। वजारतें पल्ले हैं, गाड़ियाँ पल्ले हैं, प्रोटोकॉल पल्ले है, क्या पल्ले होना चाहिए? उनकी तनख्वाहें टाइम पे पल्ले हैं, तनख्वाहें हैं पल्ले, हाँ, पुलिस की गाड़ियाँ हैं पास, हाँ जी, प्रोटोकॉल है, सरकारी बिजली है, ये सारा कुछ है उनके पास, कोई शक नहीं है। आपकी मेरी टैक्सों की कमाई उनके पास है, तो इस कौम का खून पसीने की पैसे उनके पास हैं। बस इख्तियारात क्या हैं? मैं इख्तियार की बात पूछ रहा हूँ। सर, जिसको माल आ रहा हो ना उसको क्या इख्तियार है या नहीं है? वो तो नदामत छुपा के बैठे हुए हैं। चले माल फिर किसी और को भी आता है, लेकिन हम उसे किसी और लफ्ज़ से पुकारते हैं। फिर तो हम उसे किसी और तरीके से पुकारते हैं ना। तो यासिर साहब, एक तो ज़हन में रखिएगा, राउंड चलेगा मुज़ाकरात का। क्या चलेगा? मुज़ाकरात का राउंड चलेगा। अच्छा, चौथे के बाद पांचवा भी हो सकते हैं। म्यूजिकल चेयर होनी है अभी, म्यूजिकल चेयर होनी है। और अगर कोई तेज़ आवाज़ आ गई किसी जगह से, तेज़, तो फिर हो सकता है 7वां राउंड भी हो, अच्छा 8वां राउंड भी हो, और हर राउंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो कि तेज़ी के साथ काम होना शुरू हो जाए। चलें देखते हैं कि उसके इम्कानात किस हद तक रोशन है और इस ज़मीन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लानिंग करके बैठी हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एडिटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जिस तरीके से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 28 तारीख को अगला मुज़ाकराती राउंड होगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उम्मीदें लगा के बैठी है? क्या अब तक की हुकूमत की इंटेंशन से उन्हें कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, या फिर हुकूमती इकदामात और हुकूमती बयानात जो हैं वो इस पूरे मामले को सबूताज करते हुए दिखाई दे रहे हैं? और आज के दिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंची, तो इस तरह के जो इकदामात हैं, ये इकदामात क्या इस पूरे अमल को सबूताज करने के लिए या फिर कानूनी मंजरनामे फिर कोई मजीद तेजी देखने में आ रही है और केसेस की भरमार देखने को मिलेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है या फिर कोई और चैनल आजमाने के दर पे है? और साथ ही साथ जो अगला लाहे अमल होगा
एहतजाज के हवाले से, चाहे वो सड़कों की सियासत हो या फिर यौम सियाक मनाया जाना हो, तो उसमें क्या इम्कानात रोशन हो सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब ने। ऑन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑन भाई, क्या समझते हैं 28 जनवरी को जो बाकायदा तौर पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं चौथा राउंड होगा, आप इंटरेस्टेड हैं उस चौथे राउंड में, या फिर हुकूमती इंटेंशंस जो है वो आपके सामने पहले ही वज़ा हो चुकी? शुक्रिया यासर भाई। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, गवर्नमेंट साइड पे कंफ्यूजन बहुत शदीद है। आप थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए। पहले फरमाते थे कि जी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर जब हम राजी हुए तो कहते हैं जी देखें अब कैसे मुज़ाकरात करने हैं, शायद उधर से जवाब मिल गया हो। फिर कहा जी मुज़ाकरात तो कर रहे हैं लेकिन ज़बानी कलामी कर, रिटर्न में कोई कागज़ नहीं दे रहे। जब रिटर्न में कागज आ गया तो कहते हैं मुज़ाकरात की जल्दी बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात तो देख लिया, हम इसका जवाब 28 तारीख को 27 को देंगे। पॉइंट रिमेन्स, जब आपकी इंटेंशंस क्लियर हो ना तो आप इंडिकेशंस दे रहे थे, और हम एक इंडिकेशन के ही मद्देनजर रख दें, ये कह दें कि जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, उसके टीओएस में बात कर लेते हैं, चले गुफ्तगू शुनी 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे जाना कोई मसला नहीं है। और यकीन जानिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी हफ्ता इतनी जल्दी क्या, एक हफ्ते में क्या जवाब आ जाएगा, ये सिर्फ मजाक है। हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप हमारी चीजों के ऊपर प्रिंसिपली एग्री कर लें और फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे आ जाए, उसके एसओपीज बना लेते हैं कि जी ये काम ऐसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ताकि अवाम को पता चलते कौन कितना सीरियस है। इस वक्त तक मेरी जो समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट और दोनों साइड पे कंफ्यूजन है, समहाउ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज मुज़ाकरात के हवाले से। आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देख लें, फिर आप इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट देख लें, उसी के साथ आप तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट देखें, फिर स्पीकर अयाज सादिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, तो हर आपको एक ऐसा एंगल नजर आएगा जो दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होगा। सिमिलरली जहां पे जैसे आज साहबजादा हामिद रजा का जो पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पे शायद ऑन बोर्ड नहीं है इस मामले पे इनके साथ, कहीं शायद वो कन्विंस भी नजर आते हैं। सो देयर इज मिक्स्ड सिग्नल्स फ्रॉम देयर साइड। हम तो बड़े क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं कि जी हम पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब मुज़ाकरात की टेबल पे आ चुके हैं। लेट्स सी ये मुज़ाकरात काम नहीं होते तो अपोजिशन का काम प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, फिर आ जाएंगे। हमें कौन सा कोई एक लेटर लिख के जारी करना है जनाब प्रोटेस्ट कल से आगाज किया जाएगा, खान साहब का हुक्म, हम फिर सड़कों पे आ जाएंगे। सो कंफ्यूजन उनकी साइड पे, हम बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे थे। जी सर। और भाई आपने कहा कि फिर सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों की सियासत को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए ही तो मुज़ाकराती अमल चल रहा था। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने आज कहा है कि हम हर सूरत में मुज़ाकराती राउंड में बैठेंगे। हालांकि आपकी तरफ से ऐलान ये था, तहरीक इंसाफ की तरफ से और बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि 8 दिन में अगर ये नहीं करते तो ख़त्म। लेकिन आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये जब भी बुलाएंगे हम बैठेंगे, ये चाहे वहाँ पर कुछ बोलें या ना बोलें। ये अचानक आप तब्दील ये सारे मामला क्यों हो गया, या आप इन्हें आखिरी हद तक ले जाना चाहते हैं? देखिए अजीम साहब, इशू पता क्या है, जब आप किसी पंचायत में बैठते हैं ना, तो पंचायत जो हमारे पुराने जमाने में होती थी, उसका जो मेन जो फीचर होता था वो होता था कि एक्सपोज करना। तो जब 2 लोग मुद्दई और मुल्जिम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जो बाकी पंचायती लोग हैं वो जिरा कर रहे होते हैं, वो सवाल पूछ रहे होते हैं, उस सवालों में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक सिरा मिल जाता है। सो अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे किसी भी वजह से थोड़ा सा पुल आउट करते हैं, तो अल्टीमेटली दूसरे फरीक को मौका मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को देखा, देखिए जी आज इन्होंने फलानी चीज करनी। सो इसको आप उस तरह की पंचायत ही समझें। हम इस गवर्नमेंट को ये मौका नहीं फराहम करना चाह रहे कि कल को पाकिस्तान के अवाम को कह सके जी देखें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं थे। हम अल्टीमेटली सीरियस थे, हम चाहते थे मुज़ाकरात किसी मंतकी के इंजाम को पहुंचे, लेकिन बीइंग द रियासत, बीइंग द मदर ऑफ द होल इंस्टीट्यूशंस, एक जो हमारे पास स्टेट बैठी है, अगर वो ही इस वक्त सिंसियर ना हो और गवर्नमेंट कहे जी हम नहीं चलना चाहते, तो अल्टीमेटली हम अपोजिशन की औकात ही क्या, हम तो मुज़ाकरात कर सकते हैं या एहतजाज कर सकते, 2 ही चॉइसेस है ना। इनको पास तो लामहदूद चांसेस है, हमें जेलों में डाल दे, हम पे गोली चला दे, हमारे वर्करों को शहीद कर दे, हमारे लीडर को 10-10 साल 14 साल, उनकी बेगम को 7 साल की सजा दे। उनके पास तो लामहदूद किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। हम गरीबों के पास 2 ही हैं, या टेबल पे बैठ जाए या टेबल से नीचे बैठकर एहतजाज शुरू कर देते हैं। सो अल्टीमेटली हम मौका नहीं फराहम करना चाह रहे, और इसलिए 28 की तारीख दी गई कि चलें जी आप कुछ लेके आ जाएं। अब आज इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि वो 28 तारीख को जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है उनकी तरफ से आएगा, फिर आपको भी और हमको पता चल जाएगा कि इनका असल माइंडसेट क्या है। वरना
अल्टीमेटली यकीन करें मुज़ाकरा तोड़ने में 1 मिनट ही लगता है। इस कितनी देर की बात है सर। अच्छा, ये जो मुश्तरका इजलास पार्लियामान का बुलाया जा रहा है, उस इजलास का एलानिया और गैर एलानिया एजेंडा क्या हो सकता है? अच्छा, मैं ये अभी तो चाहे मगोइयों की हद तक है, इसके ऊपर कोई अभी क्लैरिटी हमें मौजूद नहीं आई। मतलब आज से कोई 2 हफ्ते पहले जब सेशन हो रहे थे उस वक्त भी सुन रहे थे कि जी अभी आ रहा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो हमारी सेंस प्रिवेल कर रही है कि कुछ शायद गवर्नमेंट लॉज ऐसे हैं जहां पे इनको फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी तो उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस भी पास करवा लिया ना। अगर आपने देखा होगा काला कानून जो मौजूद था उसमें चंद तरमीम करके सोशल मीडिया के लॉज बना दिए, 3 साल की सजाएं हो गई, 10-10 साल के लिए क्या कुछ कर दिया। कुछ सोशल मीडिया पे या से भाई आप कुछ पोस्ट कर दें जो कि फेक न्यूज के जुमरे में आ गए, 3 साल के लिए आप भी बुक हो जाएंगे। सो वो तो आज अप्रूव कर लिया, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी। सर हम तो कुछ सही पोस्ट कर दें उसके जराए भी ना बताएं, वो भी फेक न्यूज में ही जानी है सर। आप तो बैठे इस्लामाबाद में, शायद बहुत नजदीक बैठे ना, इसलिए थोड़ा दूर हो जाए इनसे। द पॉइंट रिमेन्स, अभी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और मेरी अपनी ये इनसाइट है, नॉट दैट आई हैव सम इंफॉर्मेशन, कि शायद इनकी मौलाना साहब से कहीं मदारिस के वाले से बात हो रही थी और जो पुरानी तरमीम थी जो कि अप्रूव नहीं हो पाई उसमें कुछ अमेंडमेंट करके शायद 2/3 मेजॉरिटी ज्वाइंट सेशन बुला के ताकि उसमें पूरी कीजिए। अदरवाइज जो घिनौना चेहरा आपने इनका उस वक्त अक्टूबर में देखा था जब ये 26वीं तरमीम पास करवा रहे थे, वही फिर घिनौना चेहरा दोबारा दिखाना पड़ेगा। कुछ हमारे तोड़ने पड़ेंगे, कुछ किसी के तोड़ने पड़ेंगे, किसी को पकड़ के लाना पड़ेगा, किसी के सर के ऊपर गोली रखनी पड़ेगी, कुछ 50-50 करोड़ देने पड़ेंगे। वो उस गन से बचने के लिए अल्टीमेटली शायद ज्वाइंट सेशन बुला लें, उसमें 2/3 मेजॉरिटी लेना ईजी हो जाएगा इनके लिए, दोनों सेशंस का। मेरा ये और भाई आपके एक साबका साथी ये दावा कर रहे हैं कि आप देख लीजिएगा जिस तरह MKM पाकिस्तान और MKM लंदन बनी है, इसी तरह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इमरान खान ये बन जाएगी और सब कुछ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के पास होगा, इमरान खान के पास नहीं होगा। अभी आपने कहा शायद फिर कुछ साथी तोड़ लें, पहले भी आपके इन्होंने 5 साथी तोड़े, तो क्या अब भी मज़ीद कोई साथी जाने के इम्कानात हैं? और कोई ऐसी, ये जो आपके साबका साथी कह रहे हैं उनकी बात में भी कोई सदाकत है? अब आपके सवाल के 2 जाविये हैं। पहले वाला जो सवाल है जिसमें आपने कहा कि तहरीक अपना MKM पाकिस्तान और लंदन और ये शायद तहरीक इंसाफ, अगर साहब इसका सवाल जवाब बड़ा सिंपल सा, ये दीवाने का ख्वाब है। आपको शायद याद हो, पता नहीं, हम तो सब छोटे थे, 1990 की दहाई में 14-15 साल की उम्र होती तो हमें एक सबक पढ़ाया जाता था, अल्ताफ हुसैन गद्दार है जी, अल्ताफ हुसैन गद्दार है, रॉ का एजेंट है जनाब, इंडिया से फलाना लेता है फलाना लेता है। हमें क्या पता, हम जो यार वाकई गद्दार है, कहीं मनमोहन के साथ मिल रहा होगा, कहीं वाजपेयी के साथ मिल रहा होगा। सो अल्टीमेटली वो जो हमें बेवकूफ बनाया जाता था ना, अब वो दौर नहीं रहा, अब शायद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब अगर महाराग बलोच डी चौक पे आती है और आप उसमें पानी मारते हैं तो अल्टीमेटली मैं सवाल पूछना चाहूंगा, यार उसको एंगेज क्यों नहीं करते? मतलब वो पाकिस्तान के फेडरेशन का हिस्सा है, उसको आप इस तरह बैठे बैठे गद्दार नहीं बना सकते। आज हमें गद्दार बनाया जा रहा है, इमरान खान को गद्दार बनाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये नैरेटिव बिक नहीं पाएगा। उसकी वजह कि सोशल मीडिया इतना बड़ा टूल है कि आपका कोई भी झूठ आप उसका 1% बिकने को तैयार नहीं है। आप पीका जैसे लाख कवानीन लेके आ जाए, आप इंटरनेट स्लो कर दें, फायरवॉल लो आए, सोशल मीडिया के बच्चों को उठा लें, यूट्यूबर्स अपने किराए के यूट्यूबर्स बिठा दें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सच्चाई इतनी आसानी से ट्रैवल कर रही होती है कि आपका झूठ के कहीं पाँव नहीं पकड़ पाते। सो ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ लंदन पाकिस्तान, अब अल्टीमेटली ये तो हो गया नामुमकिन। जहां तक आपने कहा बंदे तोड़ने, अजीम भाई मसला ये है कि इस 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर जो लोग हुकूमत करते हैं, वो बेचारे जिन पे हुकूमत करते हैं वो 7,96,000 से बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरी बदकिस्मती है, मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता, मैं ईरान नहीं जा सकता, मैं इंडिया नहीं जा सकता, मुझे इसी 7,96,000 में रहना। अब इसमें जब कभी मैं किसी के पकड़ में आ जाऊं तो 2-4 चीजें, या वो मेरी यहाँ गोली रखेगा, ठीक, या मेरे बच्चे उठा लेगा, या मुझे किसी मजबूर करेगा। अल्टीमेटली कहीं ना हो तो फिर पैसे, इतनी सारी ऑप्शंस किसी के पास मौजूद हो, वहां पे 4, 5 या 40, 50 टूटना कितना बड़ा इशू है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, यदि ये कोई फखर की बात नहीं है कि आप 5 बंदे तहरीक इंसाफ उठा के नीचे बिठा दिए, 4 आपने ऊपर बिठा दिए थे, सेनेटर आपने 2 उधर कर दी, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इससे आपने अल्टीमेटली अपने मुंह पे ऊपर एक काला धब्बा लगाया। हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो तहरीक इंसाफ वोट लेके आई थी, लेके बिठा दिए बंदे, अब बंदों को उठा उल्टा करे सीधा करे, ये तो फिर ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट का और इस हुकूमत का अल्टीमेट एक काला किस्म का किरदार हो सकता है। सो इससे मैटर कोई नहीं करता कि कितने बंदे डालते हैं, अल्टीमेटली ये गंद तारीख में आप लिखे जा रहे हैं और यकीन करें तारीख कभी भी खामोश नहीं रहेगी। अल्टीमेटली एक दिन आप एक्सपोज होंगे और आपके नाम लिए जाएंगे कि आपका किरदार क्या था, आप लोगों ने क्या किया था। सो हम लीस्ट कंसर्न है इस चीज के मामले में। अच्छा, आज कोर कमेटी के इजलास में क्या फैसले होने जा रहे हैं? कौन सी कोर कमेटी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी।
अच्छा, मुझे अभी अंदाजा नहीं है, अभी मीटिंग का कोई खास एजेंडा मेरे सामने आया नहीं। अल्टीमेटली कोई फैसला होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खान साहब की जो ऊपर जो एक केस अलकादिर का हुआ जिसमें उनको 14 साल और बुशापा को 7 साल की सजा हुई, अल्टीमेट उसके बाद से लाएमल बनाया जाएगा। और बाकी अली जफर साहब ने आज क्लियर कर दिया, उसी को पार्टी में रेटिफाई भी करेगी। एक जुमे वाले दिन हम अपील करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। केस के जो मुहर्रिकात थे वो तकरीबन सबको आज अली जफर साहब ने बताया, पहले सलमान सफदर भी बता चुके हैं, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली कोर कमेटी को बताया जाएगा कि ये झूठा केस कैसे बनाया गया। आज मलिक रियाज के हवाले से जो नैब ने एक मनगढ़ंत स्टोरी डाल के पूरी एक कॉलोनी को खराब करने की कोशिश की जस्ट बिकॉज कि उसने इनकी मर्जी का बयान नहीं दिया, उसके वाले से ब्रीफ किया जाए तो अल्टीमेटली से इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है और फिर उसमें लोग इन्वॉल्व करते हैं, उसमें से कोई ना कोई अल्टीमेटली छोटा मोटा कोई डिसीजन भी आ जाएगा। अच्छा, मुश्तरका जो इजलास हो रहा पार्लियामेंट का, इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई नया बिल पास करने, कुछ तरमीम करने, इस हवाले से कोई चीज़ तो नहीं आ रही? अजीम भाई एक बात बताऊं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं सिवाय इनकी बदनीयती के ऊपर यकीन करने के अलावा कि ये कुछ ना कुछ बदनीयती है। मतलब चाहे इजलास ज्वाइंट सेशन हो, चाहे सिंगल सेशन हो सेनेट का या नेशनल असेंबली का, जब कभी कोई कानून आएगा वो बदनीयती की बेस के ऊपर ही आएगा। वो कोई कौम के और अवाम के फायदे के लिए नहीं हो सकता। यानी कि कुछ चीज सस्ती हो जाए, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, आटा सस्ता हो, ग्रोसरी सस्ती, ऐसा हो नहीं सकता। कोई ऐसा कानून आ रहा हो। कानून क्या होगा? मेरी नौकरी पक्की हो, मेरी नौकरी के 2 साल बढ़ जाए, मेरी पूरी असेंबली 4 साल पूरे कर ले, मेरी फलानी करप्शन को छुपा लिया जाए, मेरी मर्जी के जज लगा दिए जाए, वो जज फलानी जगह को फलाने 2 जज और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डाल दी जो मेरी मर्जी के हो। कल को जब इमरान खान की डीबी लगेगी तो उसमें वो लाजमी बैठाओ। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में फलाने जज ऊपर। अल्टीमेटली हर वो कानून जो इनकी साख जो कि बिल्कुल नहीं है उसको बचाने के काम आएगा वो कानून होगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्वाइंट सेशन क्या लाएंगे, जो भी लाएंगे बदनीयत किस्म का कानून होगा सर। अच्छा, हुकूमती ज़राए कहते हैं कि जो पिछला इजलास हुआ था मुज़ाकराती कमेटी का, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की थी उसको एतराफ़ के तौर पे जवाबी ख़त के अंदर शामिल किया जाएगा कि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिनको सज़ाएं होनी चाहिए उनको सज़ाएं हों। अब ये जो ज़राए बता रहे हैं कि जवाबी ख़त में उसको चार्जशीट बनाया जाएगा, उस PTI का मौक़िफ़ क्या होगा? अच्छा, अल्टीमेटली इस वक्त हम तीनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि अली अमीन गंडापुर से वहां क्या कहा होगा। जब लेटर आएगा पढ़ा जाएगा। लेकिन फिर हम आपस में गपशप करते एक सवाल उठाते हैं, जब 2 पार्टियां टेबल के उस साइड पे और टेबल की इस साइड पे बैठती हैं तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस के तौर पे, एक एतमाद साजी के तौर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिसमें अगले की पोजीशन को एक्सेप्ट किया जाता है कि यार मैं आपकी इस पोजीशन को एक्सेप्ट करता हूं लेकिन चले आप मेरी पोजीशन को भी देखें। अब अगर आपने मेरी इस गुफ्तगू को या मेरी इस लाइन को कहीं पे फैसला साजी का पार्ट बना दिया और उसको गवाह के तौर पर या एविडेंस के तौर पर अपने लेटर में डाल दिया तो ये बिलो द बेल्ट इसको कहा जाता है। कन्वर्सेशन जब डायलॉग्स होते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को स्पेस क्रिएट करती हैं कि यार अगला एतमाद हो, थोड़ा वो इस साइड को आए और मुझे एतमाद है मैं उस साइड को जाऊं ताकि कहीं एंगेजमेंट हो सके। अगर अली अमीन ने किसी जगह पे कोई ऐसी गुफ्तगू की है तो राइटली उसका मकसद सिर्फ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तौर पे होगा ताकि एतमाद की फजा कायम उस कमरे में, जो कि अली अमीन की जो इससे पहले रैटरिक रहा है जो कि बहुत बोल्ड था, बहुत ही फ्रंट फुट पे खेलते रहे, अगर उसने स्टेटमेंट नहीं तो अपने आप को मेलो करने के लिए, उस माहौल को थोड़ा सॉम्बर करने के लिए किया होगा। अगर उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता तो अमीन इतनी वजादारी तो मेरे ख्याल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी होगी कि जो गपशप वहां पे होती है अगर कोई बैठ कर कोई अजीब सा लतीफा ही सुना दे मजाक में तो कल को आप लेटर में लिख दें कि तुमने फलाने वाला जो गंदा लतीफा सुनाया था ना तुम्हारा तो कैरेक्टर खराब है। आई मीन आई डोंट थिंक सो कैसा होगा, बट हो जाते तो फिर किसी के ज़र्फ की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, आप देख क्या रहे हैं? वैसे अमेरिकी सदर आ गए, साबका पॉलिसियाँ ख़त्म कर दी गई, नई तैनातियाँ शुरू हो गई, बड़े सख्त तरीन बयानात में उनके शुरू हो गए हैं और वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ, आवाम जिसके साथ खड़ी है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अमेरिका के कोई भी नए सदर हों, उनके आने से, नई हुकूमत आने से पूरे खित्ते पर एक असर ज़रूर पड़ता है। आपको पाकिस्तान पर कोई असर पड़ता नज़र आ रहा है?
ट्रंप की जो शख्सियत है वो उसके जो कल 100 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर्स उसने जो इशू किए, जिसमें मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर इमरजेंसी नाफिज करना, क्लाइमेट चेंज के हवाले से पेरिस अकॉर्ड को तोड़ देना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट कर जाना, और भी बहुत सारे होंगे। आई एम श्योर कि अब आगे आने वाले दिनों में कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ की पाबंदी लगेगी, चाइना पे लगी। वहां से ये जरूर लग रहा है कि ट्रंप एटलीस्ट दुनिया में एक ऐसा राज नाफिज करना चाहता है जिसको वो राइट और रॉन्ग समझता है, ना कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट गलत और ठीक समझती है। पिछले 4 सालों में जो कुछ हमारे साथ अमेरिका सरकार ने यहाँ पे जो कुछ हमारे साथ जरूर बरता रखा, आई मीन उसमें कम से कम ये जरूर कहा सकते हैं उससे तब्दीली जरूर होगी। लेकिन मैं कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की उससे कनेक्ट नहीं करूंगा कि ट्रंप कुछ ऐसा करेगा जिससे खान यहाँ तब्दीली आ जाएगी। हाँ, ये जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि जियो पॉलिटिक्स में अगर वो समझता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को चेंज करके कुछ ना कुछ इस इंडो पाक में कोई ऐसी तब्दीली लानी है तो उसकी स्टेटमेंट आएगी, एंड ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आएगा। जब एक अंडर सेक्रेटरी की स्टेटमेंट यानी कि डोनाल्ड ब्लूम की स्टेटमेंट को हमारा सफीर इस तरीके से यहाँ भेजता है और यहाँ वाले उसको ऐसा भेजते हैं कि जी अमेरिका चाहता है इमरान खान को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, तो उसकी अगर स्टेटमेंट को इतना सीरियस लगे तो ट्रंप की स्टेटमेंट कितनी सीरियस ली जाएगी, आई एम श्योर आने वाला वक्त बताएगा। और आज ख्वाजा आसिफ का एलन मस्क के ऊपर यानी कि एक तनकीद करना, इससे पहले रिचर्ड ग्रनैल के ऊपर तमाम हुकूमत का तनकीद करना, आज आपने अगर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखी हो तो उन्होंने एलन मस्क पे तनकीद किया कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है, और वो उसकी जो तनकीद है वो अमेरिका इंतजामिया को रिप्रेजेंट करती है। इसको इतना कोई लाइटली नहीं लिया जाएगा। आई कैन अश्योर यू दैट। आपने एक ऐसे मिनिस्टर जो कि ट्रंप का मिनिस्टर है, जो कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे काम है, उस पर तनकीद की। इससे पहले अगर आपको याद तो प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर है जो केयर स्टारमर, उसने उसके ऊपर जो तनकीद की थी, उसके साथ जो हाल किया, उसके बाद उसने मैक्रॉन के साथ कोई हाल किया, मतलब ही इज गोइंग ऑल आउट। तो ये समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ को बहुत बड़ा डिफेंस मिनिस्टर है, बहुत यानी कि चीता किस्म का बंदा है, और they're going to take it very seriously about it, but हमारा ऐसे कोई कनेक्शन नहीं। हम अपने केसेस कोर्ट में लड़ेंगे। हमारी सिर्फ दरखास्त ये है कि हमें कोर्ट केसेस जो है कोर्ट में लड़ने दिए जाएं, ना कि उसका फैसला कोई और बैठ करे। इस केस के बाद 200 फैसले हो गए, 201 केस कर दिए जाए, 202 केस कर दिए जाए। हमारा पॉइंट है हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया। अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हम लड़ लेंगे, लेकिन अमेरिका से हमारी कोई ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं। बट यस, अगर कुछ हुआ तो ये गवर्नमेंट इतनी दोगी नहीं है कि उसको बर्दाश्त भी कर सके। जी अच्छा साहब, बतौर सेनेटर आपने क्या पाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो वादा किया था कि हम जो है वो बात को आगे बढ़ाएंगे और मैं अपना जो फैसला था उसके ऊपर अमल दरामद करवाऊंगा प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से, तो क्या वो उसके ऊपर अमल होगा? इशू ये है कि गिलानी साहब ने आज से तकरीबन कोई 1 महीना पहले मैंने तकरीर की थी, उसमें मुझसे उन्होंने वादा किया था कि मेरी बात हो गई और इंशाल्लाह उनको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। पिछले हफ्ते गिलानी साहब वाज काइंड इनफ एंड ही वाज वेरी नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया। पंजाब हुकूमत ने अगले दिन जवाब दे दिया कि सिक्योरिटी सिचुएशन है। इस्लामाबाद पुलिस गई थी पंजाब से उनको लेने के लिए, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को वापस कर दिया कि सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये हम एजाज चौधरी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसके बाद शिबली फराज साहब की मुलाकात हुई गिलानी साहब के साथ, और गिलानी साहब ने कैटेगरी कहा था कि जब तक एजाज चौधरी साहब नहीं तशरीफ लाएंगे मैं सेनेट के इजलास को चेयर नहीं करूंगा। यह हमें शिबली फराज साहब ने बताया, और उसके बाद 2-3 इजलास डिप्टी चेयर ने ही चेयर की, और आज तक डिप्टी चेयर जो है ना वही इस इजलास की सदारत गिलानी साहब अब तक आए नहीं। हैविंग सेड दैट, हमने जो उसने नारे मारे थे वो भी ये नहीं कहा था एजाज चौधरी को पेश करो, हमने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के रेट को कायम करो, उसकी इज्जत को, यानी कि एक चेयरमैन सेनेट थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट है जी, वजीर आजम, सदर वजीर आजम के बाद तीसरा स्ट्रॉन्ग तरीन ओहदा है। अगर उसके लेटर को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आईजी प्रिजन, आईजी पुलिस पंजाब और होम सेक्रेटरी पंजाब उड़ा के हवा में फेंकेगा तो बेइज्जती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, उस फेडरेशन के तीसरे पिलर की है, वो गिलानी साहब की नहीं है, वो उस ओहदे की है जिसके ऊपर वो बैठे हो। सो अल्टीमेटली उन्होंने बेइज्जत किया चेयरमैन सेनेट के उस ओहदे को। मैं समझता हूं कि अगर मैं गिलानी साहब की जगह पे होता तो मैं इस वक्त पंजाब हुकूमत को हिला के रख देता। मैंने आज अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट देखी है, उन्होंने कहा कि मेरी लीडरशिप ने आज तक मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने से नहीं रोका, और उन्होंने ठीक है डिले जरूर किया, लेकिन जब कौमी असेंबली से 10 अरकान असेंबली को यानी शटल से उठा के घसीट के ले गए थे उन दिनों रात को 2-3 बजे कुछ नामालूम अफराद, तो उन्होंने 1 दिन 2 दिन बाद उनको हाजिर करवाया और वो लॉजेस में सुबह पेश होते रहे। आई एम श्योर कि वक्त साबित करेगा कि गिलानी साहब ने अगर आज स्टैंड ले लिया, इजलास तो कल परसों खत्म हो जाएगा, प्रोडो हो जाएगा, अगर गिलानी साहब ने स्टैंड ले लिया तो यकीन करें तारीख में उनका नाम भी अमर हो जाएगा
और अगर वो इस पर खामोश रह गए तो तारीख में शायद उनका नाम भी खामोशी से वैसे चला जाएगा कि एक चेयरमैन सेनेट आया था और अपना वक्त गुजार के चला गया। आई एम श्योर ही विल गो बाय द लेगेसी और अपने वर्ड की उस लाज के लिए ही विल गो टू द वेरी एक्सटेंट। अपने अल्फाज की लाज के लिए वो उस पर अमल दरामद भी करवाएंगे और हर हद तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया आन अब्बास पप्पी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में जो सियासी गाड़ी है वो एक ट्रैक के ऊपर चलती हुई दिखाई दी थी। पहले वो पगडंडियों के ऊपर सफ़र करती दिखाई दे रही थी, लेकिन पीछे जो मुज़ाकराती अदवार चले तो समझ में ये आया कि शायद अब ये ट्रैक के ऊपर आ गई है। पक्की सड़क है जिसके ऊपर चलेगी, हचकोले खाएगी, कहीं पर कोई जंप आएगा और वो मुतालिबात की सूरत में आ सकता है, लेकिन फिर जो ज़मीन है वो हमवार हो जाएगी। लेकिन तीसरी मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या जो एलामिया हुकूमत की तरफ से जाहिर किया गया, उस एलामिया के तनाजुर में वो फिर से पगडंडियों के ऊपर आती हुई और हचकोले खाती हुई दिखाई देती है। इस सियासी गाड़ी के लिए सफ़र कब जो है आरामदेह होगा, इसके मुसाफिरों के लिए कब सफ़र आरामदेह होगा, ड्राइवर किस समत को लेके जाना चाहता है, और इस सियासी मंजरनामे के साथ साथ कानूनी मंजरनामे में जो पेचीदगियां फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे के अनासर क्या हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, सबसे पहले तो बात ये बताइए कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा था और जो एक गुज़श्ता दिनों में मुलाकात जो है वो अरेंज करवा रखी थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, उस मुलाकात के तनाजुर में हमें यह भी मालूम पड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे भी राबिता करने वाली है। तो क्या वो कोई राबिता बाज़ाब्ता तौर पे हुआ है, और अगर हुआ है तो अगली बैठकें जो हैं वो ज़्यादा गर्मजोशी से होंगी? मेरा ख्याल है कि कोई अभी तक राब्ता नहीं हुआ। उसकी वजह मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, मगर एक वजह जो हो सकती है कि मौलाना कुछ दिन पेशावर में थे और अगर एक दिन के लिए इस्लामाबाद आए भी होंगे तो फिर DI खान जाना था उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि ये 5, 7, 8 दिनों में वो टाइम शायद देने की पोजीशन में नहीं थे। कुछ शादियाँ थी या कुछ और इस तरह के मामला थे जिसमें वो बिजी थे। तो अगर पे जोर दे रहा हूँ, अगर किसी ने राब्ता किया भी है तो शायद वो इस वजह से मैच्योर नहीं हुआ होगा, मगर मेरे इल्म में किसी राब्ते की बात नहीं। अच्छा कामरान साहब, जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो आपने कहा था कि मेरी ज़ाती राय है ये मुज़ाकरात हुए नहीं, हो करवाए जा रहे हैं, हमारे ही प्रोग्राम में आपने कहा था। तो क्या अब मुज़ाकरात अब भी करवाए जा रहे हैं, या जो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं असम्बली में, जो तेज़ जुमले सुन रहे हैं, जो मुज़ाकरात को ठुस इस तरह के अल्फाज सुन रहे हैं, अब करवाने वाले पीछे हट गए हैं या करने वाले जो हैं वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं या उनके काबू से बाहर निकल जाते हैं? नहीं, करने वालों का तो दिल नहीं कर रहा ना, दोनों में से एक रहेगा ना। तो पहले मेरा ख्याल था कि लाइन कट गई है, मगर लाइन कटी नहीं। अच्छा, लाइन कटी नहीं है अभी? नहीं सर, आपने एक टेलीविज़न चैनल के अंदर ये भी कहा कि तमाम चीज़ें तय हैं, कमीशन वगैरह भी बन जाएंगे, रिहाइयाँ भी कुछ अमल में आ जाएंगी, 3 से 4 माह में इमरान खान की भी रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो वही तसलसल अब चल रहा है या अपने उस मौक़िफ़ से आप पीछे हट गए हैं? अभी मंजरनामा आपको तब्दील मैंने अपने मामलात में अपने बारे में एक करेक्शन की है कि लाइन मेरा ख्याल था कि कट गई है। वो वजह उसकी ये थी कि यहाँ से उसको मेरी तवक्को के खिलाफ 190 मिलियन वाले मामले में सजा हो गई थी। तो मेरा ख्याल था कि लाइन कटी है, या इन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जो दूसरे बच्चे ने जमी को क्यों उतार रहे हैं। तो वो लाइन अभी भी बहाल है, बावजूद इसके कि इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि लाइन कट गई है मगर कटी नहीं। तो उसका आपको बुनियादी तासुर ये मिलता है कि ये अपर कोर्ट में ये सज़ा चली जाएगी तो यहाँ से ये मैनेज अपील फाइल होगी और उसमें जो है ना वो हाई कोर्ट से जो है ना वो कोई रिलीफ मिल जाएगी। और पहला बात तो ये है ना कि आप बीबी बच्चे हैं कि नहीं, है ना। पहली एश्योरेंस तो ये देनी पड़ेगी ना। तो वो तासुर गुफ्तगू से लेना है या ट्विटर से लेना है? नहीं, वो कोई गारंटी तो दे ना, कोई बीबी बच्चा बन के रहेगा। सुनने में आया कि कोई गारंटर भी आ गया है और किसी गारंटर ने किसी जरिए से गारंटी दे भी दी है।
वो कहते हैं, लोग कहने वाले कहते हैं कि पहले एक गारंटर था, शायद उसकी गारंटी पे कोई ज्यादा एतमाद नहीं था, तो अब कोई शायद कोई दूसरा गारंटर है। अच्छा, ये गारंटी तो चलती रहेगी और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट में अचानक फिर दोबारा ये जो सारा कुछ चल रहा है, इसको आप कानून की भी बड़ी गहरी नज़र है आपकी, मारूफ कानूनदान भी हैं आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की है वो दुरुस्त है, या फिर जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की है वो दुरुस्त है? बदकिस्मती है हमारी। पहली तो ये है कि कभी किसी सुप्रीम कोर्ट में आपने इस हद तक डिवीजन देखी है? मेरा ख्याल ये था कि डिवीजन जो ना ये जिस हद तक हमारे यहाँ है, ये शायद इस दौर में आके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मिजाज जो था हमारे पीर साहब का वो ऐसा है कि जिसमें मामला सीधे हो सकते थे, मगर फिर मामला सीधे नहीं हुए। कि किसकी बात दुरुस्त लग रही है, बज़ाहिर जो है ना वो उनसे केस निकाला जाना जो है ना वो गलत लग रहा है, और वो ठीक जो है ना उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि केस कैसे निकला, ये केस कैसे निकाला, तो नहीं निकलना चाहिए था। तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। असल बात ये है कि अदालतों को अपना काम करने दिया जाए, बल्कि हर अदारे को अपना अपना काम करने दिया जाए। जब तक आप काम करने नहीं देंगे, जब काम नहीं होगा, उस वक्त तक इस तरह के मसाइल आते रहेंगे। इस तरह से पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, या इसी तरह चलेगा जिस तरह से आजकल चलता है। तो इसका हल यही है कि हम सबक किताब को मजबूती से पकड़ के आगे चले। अल्लाह पाक खैर करेंगे, ये मुल्क आगे भी बढ़ेगा और मामला सीधे भी हो जाएंगे। सर, कभी माजी में ऐसा हुआ है, कोई ऐसी मिसाल है कि चलते हुए केस में से वो हटा के किसी और बेंच में मुंतकिल कर दिया जाए? नहीं होता है, मुझे याद नहीं है समझ कर। तो फिर यही बात एक सोचने वाली है। आखिरकार शाह साहब ने उस केस में कोई गैर कानूनी फैसला तो नहीं देना था ना उस केस में? कोई ऐसा इशू नहीं है इस मुल्क में। हम खामखा एक दूसरे से डरते हैं, और हमारे ख्याल में ये होता है कि ये शायद जो है ना कोई ऐसा कोई इंतजाम ना ले आए। इंतजामी तो हम सारे नहीं है ना, हम सारे जो है ज़ाब्तों के मुताबिक चलने की आदी हैं, और कोई ऐसा जो है ना वो रिस्क नहीं लेते हैं कि जिसके नतीजे में कोई चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाए। ये हमारी एक आदत बन गई हुई है। तो क्योंकि इस आदत के हम सारे शिकार हैं इज्तिमाई तौर पे, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? तो छोटी मोटी अगर वो बात हो भी जाती है तो उसकी रेमेडीज मौजूद होती हैं, उसकी दवाई मौजूद होती है, तो वो दवाई ले लेता है, उसमें वो रेमेडीज का कोई ना कोई उसमें हल निकल आता है आगे जाकर। हम बजाय कि वो हल निकालने के हम कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक, तो मर्जी के मुताबिक सिर्फ बातें अल्लाह पाक की मर्जी से होती हैं। सर, अटॉर्नी जनरल के किरदार को और उनका जो मौक़िफ़ है उसको किस नज़र से देखते हैं? और दूसरा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनकी हैसियत क्या वो जजेस साहिबान से ऊपर की होती है कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कर सकें? अटॉर्नी जनरल बेचारा वकील सरकार का होता है। वो वकील को जब आप उसको कहेंगे और यदि आपको खुदा न खास्ता इधर से हटा देंगे, तो फिर आपको पता है ना कि वो उसमें जो ना ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं करते हैं। अटॉर्नी जनरल बड़ी जनरल रिस्पेक्ट वाली पोस्ट होती है, उसमें बड़ा वो होता है, आदमी की शान शौकत भी होती है, गाड़ी भी होती है, ड्राइवर भी होता है, गार्ड भी होते हैं, कोई टोर भी होती है। तो फिर वो आदमी को अच्छा नहीं लगता ना। अगर आप सरकार की मर्जी के मुताबिक न चलें तो वो आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे, अगले दिन डिनोटिफाई कर देंगे। तो ये रिस्क भी कोई ले सकता है। और अदरवाइज रजिस्ट्रार ने भी जो कुछ किया होगा उस बेचारे का भी जो है ना वो इतना कसूर तो नहीं होगा, कसूर तो मेरा आपका होगा ना कहीं। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, ये महाजराई या बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, और ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क पे। तो सर, इस महाजराई में वो जो वकला माजी करीब में वो कहते थे हम तहरीक चलाएंगे, हम आज़ादी इंसाफ के लिए और निज़ाम इंसाफ की बरतरी के लिए खड़े होंगे, तो ये जब अपने इदारे के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो कहाँ पे फिर खड़े होंगे, किस तरफ? वो देखें ना, अगर उन्होंने कोई तारीख चलानी होती तो वो ये 5 हफ्ते तक ये 26 अमेंडमेंट में हमने प्रोग्राम किया ना उसको, तो सारे ठंडे कमरों में, गर्म कमरों में बैठे हुए। तो ऐसे बातें ना करें ना, काम
ये पिटीशन फाइल करना तो वकील के लिए सबसे आसान काम होता है। 15 मिनट में पिटीशन लगवाओ, लिखवाओ और अगले 15 मिनट में उसको फाइल कर दो, बस ठीक है। तो खाली अगर बातें करनी है तो वो बातों से मामला हल नहीं होगा। अगर तहरीक चलानी होती, कोई अगर संजीदा होता तो वो संजीदगी जो है ना वो 5 हफ्तों में जिसमें जो है ना वो 26 अमेंडमेंट मामले को लेके चल रहे थे, जितना प्रोग्राम किया था कोई साथी तो हमारे साथ निकलता है ना। अच्छा सर, ये जो एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, ये किसी ख़ास मकसद के लिए है? अभी तक तो मकसद समझ में नहीं आया, तो मेरा ख्याल है कि वो ख़ास मकसद तो शायद कोई रुके हुए बिल होंगे, वो रुके हुए बिल निकालने होंगे, मगर कोई वो बिल भी कोई ऐसा बिल नहीं है कि जिसमें जो ना जिसकी वजह से जो ना हम कहें कि कुछ शक करें मेरा, या अगर कोई नई चीज़ लानी है इन्होंने तो वो पता नहीं है मुझे, मगर अभी तक कोई ऐसी मशकूक चीज़ नहीं है। तो सर अगर कोई मशकूक चीज़ नहीं है तो फिर मुश्तरका इजलास बुलाने की नौबत क्यों आई है? कुछ बिल रुके हुए हैं, कुछ बिल ऐसे भी रुके हुए हैं जो बिल्कुल इनोसेंट किस्म के हैं, मगर अगर कोई ऐसी बात हुई तो इसको बल्कि मेरी बात को रिप्लेस कर लेते हैं कि मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है। तो वो जो आप वाला मामला है वो अब मुकम्मल ठप हो चुका है या उस पर कोई तरमीम करने वाली कोई सोच विचार है? हमारे वाले कौन से वाले मामले में? जिस पे मदरसों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो सोसाइटी एक्ट था, आपने कहा कि उसका गजट नोटिफिकेशन जारी करें, तरमीम करनी है तो बाद में कर लीजिएगा। नहीं, वो सूबों वाला करना है, और वो जो उसमें जो ऑर्डिनेंस जारी किया था उसको तो ऑर्डिनेंस को ले करना पड़ेगा ना, तो वो ऑर्डिनेंस ले हो जाएगा, वो सिंगल होगा, वो मुश्तरका इजलास में नहीं आएगा। मुश्तरका इजलास में एक आध बिल तो शायद मेरा अपना भी है, वो बड़ा इनोसेंट किस्म का है, काफ़ी चीज़ें इस तरह की रुकी होंगी, मगर मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ रुकी हुई है। अच्छा सर, आप क्या देख रहे हैं, ये मैं सुप्रीम कोर्ट पे ही आता हूँ दोबारा, आप कह रहे हैं कि लड़ाई बढ़ सकती है और ये तेज़ हो सकता है, ये इख्तलाफात जितने भी हैं, तो इससे नुकसान सुप्रीम कोर्ट का होगा, अवाम का होगा, निज़ाम का होगा? मुल्क को कौम का होगा। निज़ाम और निज़ामुद्दीन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि नुकसान किसका होगा। वो इमीडिएट बेनिफिट्स देखते हैं, और इमीडिएट बेनिफिट देखते देखते जो है ना हम इस मुल्क को कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो सर अभी जो मौजूदा निज़ाम में ये भी कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तनाजुर में की गई थी उसका बेनिफिट हुकूमत को नहीं मिला, इस ज़मन के अंदर भी वो परेशान है। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत किस मामले में बेनिफिशरी नहीं रही? हुकूमत तो देखिए, इसमें से जो चीज़ें जो बुरी या अच्छी जो आप कह सकते हैं ना, वो 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट को एक बेनिफिट तो शायद ये मिल गया, हालांकि ये बात प्रिंसिपल पे भी आ सकती थी, यहाँ पे एक जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको वायलेट किया गवर्नमेंट ने कि ये पैनल जो है ना चीफ जस्टिस के लिए, इसको लोग अच्छे में सेंस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। दूसरा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसको भी जो है ना, ये तो खैर वो बेंट अपान थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बने, तो हमने कहा कि चलो लेसर उस पे आ जाते हैं, तो लेसर पे आए हैं, वो कम अज कम दरमियान में निज़ाम में चल जाएगी ये सारी बात, और फिर पता चल जाएगा कि कहीं पे जो ना तो कोई गलती थी तो दुरुस्तगी भी हो सकेगी। मगर हुकूमत को उसने इसी तरह से वो डिक्टेशन लेके चलती है, डिक्टेशन पे चलते रहना है, और जब तक वो दूसरा बच्चा गोद में नहीं आ जाएगा वो इसी तरह मामला चलेंगे। तो क्या मैं फिर वही ये बात करूँगा, क्या गोद लेने का सिलसिला जारी रहेगा, या गोद जिसको लिया अब आप देखेंगे कि इसे जवान करे? नहीं, वो गोद लेके एक मुद्दत तक रखते हैं अपने, क्योंकि वो फिर बच्चा मस्त हो जाता है। तो मुद्दत ख़त्म हो गई या होने वाली है? वो बच्चे को उतारना जरूरी होता है ना, वो फिर उसके बाद वो फिर मस्ती शुरू कर नहीं, ये जो मस्त वो समझता है कि वाकई ये कुर्सी मेरी है, ये गोद मेरी है। नहीं, तो क्या अब वो गोद तब्दील होने के इम्कानात हैं, या अभी बच्चा जो है उसे गोद उठाए रखना है? उससे से फिर वक्त तंग है, वो तंगी की वजह से, उससे जो बातचीत हो रही है वो तंगी की वजह से हो रही है। उसकी शरारती है बच्चा शरारती है ना, बाहर बैठ के जो ना वो इधर उधर जो ना बातें करता है, सारी दुनिया में बदनाम करता है। मेरे पास इतला ये है, कुछ मैं कल सिंध था तो वहाँ कुछ सुनने में मिला कि जी सिंध वाले जो हैं वो सिंध कार्ड अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, और हो सकता है वो कोई सख्त फैसला कर ले। क्या ऐसी कोई पोजीशन नज़र आ रही है?
सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे साहब। जब आप मुझे गोद से उतारेंगे तो मैं रोऊंगा, गोद में रखेंगे तो मैं ठीक। गोद में रखेंगे तो ठीक है, गोद से उतारेंगे तो रोएंगे। बसूरत दीगर हालात यही हैं कि इसी तनख्वाह पे सबको काम करना है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।